प्रिय दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, जब एक रोटी के 4 टुकड़े हों और खाने वाले 5, तब मुझे भूख नहीं है, ऐसा कहने वाली इंसान माँ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रियंका ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज की हमारी कहानी है, जानवर वफादार है पर बेटा नहीं। जब बेटे ने माँ को बाल्टी से मारा, यह देखकर बेटी ने भी अपने बूढ़ी माँ का ऐसा बदला लिया कि बेटे की रूह कांप गई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। 2 दिन से बंद कमरे में भूखी बिंदा जी का आज दरवाजा खोला गया। जैसे ही दरवाजा खुला, वो बहू के पीछे पीछे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोलती जा रही थी, बहू अब तो खाना दे दे बेटा, बड़ी भूख लगी है। देख, अब इस बुढ़िया से बर्दाश्त नहीं होता। बस बहू, बासी ताजा जो भी है दे दो, अब बर्दाश्त नहीं होता। कहते कहते बिंदा जी फपक फपक कर रोने लगी कि तभी उनकी बहू सलोनी आंखें दिखाकर बोली, बुढ़िया चुपचाप यहीं बैठी रहे, वरना वह भी नहीं दूंगी। बिंदा जी किसी छोटे बच्चे की तरह वहीं जमीन पर बैठ गईं। तभी सलोनी तमतमाती हुई और बड़बड़ाती हुई बाहर आई, एक कटोरे में भात और नमक लिए हुए, और उसके सामने एक टूटी कटोरी में डालकर कहती है, ले बुढ़िया ठूस ले, 70 साल की हो गई है पर अभी भी भूख कितनी लगती है। लगता है स्वर्ग सिधारने पर मुझे कंगाल ही कर देगी। सलोनी के उस कटोरे में भात डालते ही बिंदा जी झटपट उसे खाने लगती हैं। वह था तो सिर्फ रात का बचा भात और नमक ही, पर उससे भी वह इतने चाव से खा रही थी, शायद उस भात से ज्यादा उनकी भूख पुरानी थी। बिंदा जी को ऐसे खाते देख सलोनी जल भुन जाती है और वह बिंदा जी के कटोरे की भात को जमीन पर डाल देती है। बिंदा जी थोड़ी देर तक देखी और फिर जमीन से ही खाना खाने लगती हैं। इतने में सलोनी की कुछ सहेलियां भी वहां आ जाती हैं और बिंदा जी को ऐसे खाते देखकर खिलखिलाकर हंसते हुए उनका मजाक बनाने लगती हैं। बिंदा जी इतने दिन से भूखी, उन पर किसी के हंसने का कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही उन्हें अपमान महसूस हुआ। अब भूख के आगे इंसान इतना लाचार हो जाता है कि उसे आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं देता। सलोनी की एक सहेली बोली, अरे वाह सलोनी, तूने अब भिखारी को भी खाना खिलाना शुरू कर दिया। तू यह नेक काम कब से करने लगी? सलोनी मुंह बनाते हुए बोली, अरे नहीं नहीं भी, ये सास है मेरी, गांव की अनपढ़ गवार, तभी तो ऐसे जानवरों की तरह खा रही है। बिंदा जी जमीन पर पड़े खाने को बड़े प्यार से खाए जा रही थी। वह बासी चावल नमक भी उन्हें किसी पकवान से कम नहीं लग रहा था। उन्हें देखकर किसी भी दयालु इंसान की आंखों में आंसू आ जाए। लेकिन दूसरी तरफ सलोनी की सहेलियां उन पर बेशर्मों की तरह हंस रही थीं कि तभी उसकी एक सहेली ने मेज पर रखा एक पिज्जा का टुकड़ा ले जाकर बिंदा जी की तरफ डालती है। उस टुकड़े को देखकर बिंदा जी की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन जैसे ही उन्होंने वह टुकड़ा पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। वह कभी उस टुकड़े को बिंदा जी के आगे करती तो कभी पीछे खींचती, और सारी सहेलियां, जो कि अमीर घराने की 1 नंबर की बिगड़ैल औरत थी, बिंदा जी की दशा पर ठहाका मारकर हंस रही थी। यह सब देखकर बिंदा जी की आंखों में आंसू आ गए, तो वह उस टुकड़े को जमीन पर फेंकते हुए बोली, ले बुढ़िया खा ले। सलोनी भी वहीं मेज पर बैठी अपनी सहेलियों के साथ बिंदा जी का मजाक बनते हुए देख रही थी। तभी अचानक अपने गाल पर पड़े चाटे से हंसी ठिठोली की आवाज सन्नाटे में पसर गई, कौन है रे तू, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तब तक एक और तमाचा सलोनी की सहेली के गाल पर पड़ा तो वह सीधा बिंदा जी के कदमों में जाकर गिर पड़ी। सलोनी और उसकी सारी सहेलियां आश्चर्य भरी नजरों से उसे देखे जा रही थी कि तभी सलोनी डरते हुए कदमों से उसके पास जाकर बोली, दीदी ये क्या बदतमीजी है घर के मेहमानों से पेश आने की? कि तभी एक झन्नाटेदार तमाचा सलोनी के गाल पर भी पड़ा। शर्म नहीं आती भाभी आपको, एक बूढ़ी लाचार माँ के साथ ऐसा करते हुए? कुसुम गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, अगर तुम लोगों ने अभी इसी वक्त मेरी माँ से माफी नहीं मांगी
तो तुम लोगों का वह हाल करूंगी कि तुम दोबारा किसी गरीब का मजाक बनाने में भी 10 बार सोचोगे। कुसुम को गुस्से में दहकता हुआ देखकर सलोनी की सारी सहेलियों ने बिंदा जी से हाथ जोड़कर माफी मांगी और एक एक करके वहां से 9 2 11 हो गईं। प्रिय दोस्तों, कुसुम एक समाज सेविका है जो ऐसे ही लाचार बुजुर्गों की सेवा करती है और एक संस्था चलाती है जिस कारण उसकी पहुंच काफी दूर तक है। इसी कारण सलोनी कुसुम की तेज आवाज से भी कांप उठती है। तब तक कुसुम ने कहा, और भाभी आप, अरे माना कि आपकी माँ नहीं है तो क्या दूसरे की माँ का मान सम्मान क्या होता है वह क्या आप भूल गई हैं? क्या कमी रखी थी मेरी माँ ने आपको? शादी की 1 महीने तक आपको धरती पर कदम तक नहीं रखने दिया, पलकों पर बैठा कर रखती थी आपको, यहाँ तक कि तुमको जल्दी उठने की आदत नहीं थी और बिस्तर पर जब तक चाय न मिले तो आपकी आंख नहीं खुलती थी। मेरी माँ आपके उठने से पहले ही आपकी ग्रीन टी आपके हाथ में पकड़ा देती थी, चाहे वह कितनी भी तकलीफ में क्यों न हो। हमसे ज़्यादा प्यार उन्होंने आपको किया। यह सोचकर कि बचपन से आपको माँ का प्यार नहीं मिला तो वह आपको माँ की कमी महसूस नहीं होने देगी, लेकिन तुमने मेरी माँ की ममता, उनका प्यार का यह सिला दिया। कुसुम रोते हुए अपनी माँ के गले लग गई। बिंदा जी एक सीधी साधी महिला थी। पूरा जीवन उन्होंने अपने बच्चों के पालन पोषण, उनके भविष्य को संवारने में गुजार दिया। बिंदा जी के पति किशन जी एक किराने की दुकान चलाते थे, उसी से अपने परिवार का गुजारा जैसे तैसे किया करते थे। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे और ज़रूरतें बढ़ने लगी थी तो उन्होंने रात को भी कहीं पर काम पकड़ लिया और बेचारे बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करने में रात दिन एक कर दिए। काम करने की मशीन बनकर रह गए थे। न खाने की सुध न पहनने की। दोनों बेटियां विवाह योग्य हुईं तो उन्होंने सबसे पहले बेटियों की शादी की, लेकिन जैसे ही बेटे की शादी हुई उनकी हालत और भी बद से बदतर हो गई। बेटा कोई काम नहीं करता था और अब भी किशन जी को ही पूरे परिवार का खर्च उठाना पड़ता था। एक रात 4 बजे भोर में वह काम से लौट रहे थे कि किसी ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उसी दिन के बाद से बिंदा जी को अपनी सुध नहीं रही। ससुर के मरते ही सलोनी ने सारा घर अपनी मुट्ठी में कर लिया और बेटे ने पिता के किराने की दुकान हड़प ली। लेकिन जाने से पहले किशन जी ने एक अच्छा काम किया था जो इसके बारे में बस कुसुम और मीरा को पता था। मीरा उनकी छोटी बेटी थी। ऐसे ही एक दिन की बात है। एक शाम को वे खटिया पर लेटी थीं कि तभी उनका पोता विशाल एक प्लेट में कुछ पकौड़े खाता और फोन चलाता हुआ आता है। अपनी दादी के पास बैठकर उसने खाने को पूछा। आज पता नहीं कितना समय गुजर गया बिंदा जी को ऐसा खाना खाते हुए, शायद उन्हें खुद को ही याद नहीं। पकौड़े देखकर उनके मुंह में पानी तो आया पर वह एक भी पकौड़े खाने से डर रही थी। विशाल बार बार कह रहा था, लो ना दादी, एक तो ले लो, पर बिंदा जी मना किए जा रही थी। तो इस पर विशाल उनके मुंह में जबरदस्ती एक पकौड़े डाल देता है। वो आंखें बंद करके पकौड़े का स्वाद ले रही थी। तभी किसी ने उनके केस पकड़ लिए। जब बिंदा जी ने आंखें खोली तो सलोनी उनके बाल को पकड़े खड़े थी और बगल से विशाल भी डर के मारे जा चुका था। सलोनी बिंदा जी के केस पकड़कर उन्हें खाट से धक्का देते हुए बोली, बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के पकौड़े छीनकर खाने की? बीमार पड़ गई तो उसका बिल क्या तेरा बाप भरेगा? बिंदा जी बिलखते हुए बोली, बेटा मैंने नहीं छीना, वह तो विशाल ने खुद मेरे मुंह में डाल दिया था। मुझे मत मारो बहू, आगे से नहीं खाऊंगी, बस एक ही खाई थी, बस एक ही खाई थी, मत मारो। बिंदा जी रोते हुए कहती जा रही थी, लेकिन सलोनी उन्हें मारती जा रही थी और बोली, बुढ़िया, एक तो कब से मेरी छाती पर मूंग डाल रही है, ऊपर से मेरे बताए नियम भी तोड़ रही है। आज जो तेरे बदन को ना तोड़ा तो मेरा नाम भी सलोनी नहीं। सलोनी इसी तरह बहुत देर तक बिंदा जी को बहुत पीटती रही। पीट पीट कर जब सलोनी का गुस्सा शांत होता है तब वह कहती है, आज पूरे दिन तुझे खाना नहीं मिलेगा। बुढ़िया, अब भुगत पकौड़े के स्वाद को।
सलोनी की मार से बिंदा जी बहुत देर तक वहीं जमीन पर बेसुध पड़ी थी। करीब 1 घंटे बाद विशाल डरते डरते आया और अपने दादी को पानी पिलाया। तब जाकर उन्हें होश आया, लेकिन उसे भी सलोनी ने इतना डरा रखा था कि अगर उसे दादी के पास देख ले तो उसे भी कमरे में बंद करके बहुत मारती थी। उसने तुरंत पानी पिलाया और वहां से अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद बिंदा जी लड़खड़ाते हुए उठी और अपने खटिया पर जाकर सो जाती हैं। वह पूरे दिन बस बाहर आंगन में ही पड़ी रहती थी, या तो कोई काम करती थी या तो अपने खटिया पर लेटी रहती थी। गर्मी हो, सर्दी हो या हो बरसात, घर के अंदर उन्हें जाने की इजाजत नहीं थी। वह आंगन में पड़ी पड़ी मक्खियों के साथ बातें करती थी। उनका बेटा राकेश, जो कि बाजार में अपने पापा के बनाए हुए किराने की दुकान को चलाता था, ना जाने कितनी बार माँ के पास से निकला था, पर कभी भी अपनी माँ से उनका हाल चाल भी नहीं पूछता था। वही सलोनी की बात करें तो वह बिंदा जी की आवा भगत तभी करती थी जब उसकी दोनों नंदे वहां आती थी। उनके सामने वह बिंदा जी से बड़े अच्छे से पेश आती थी, पर बेटियां जब अपने घर चली जाती थीं तो सारी सेवा सलोनी सूद समेत वसूल करती थी। वैसे तो बिंदा जी ने कई बार चाहा कि बेटियों को सलोनी और राकेश की असलियत बता दे, पर फिर भी यह सोचकर डर जाती थी कि कहीं ऐसा करने से सलोनी उसे इस घर से ही ना निकाल दे। फिर वह जाकर बेटियों की सर की बोझ नहीं बनना चाहती हैं। वह तो वैसे भी अपने ससुराल वालों पर आश्रित हैं। एक दिन सुबह की बात है, बिंदा जी को खबर मिलती है कि उनकी छोटी बेटी कुसुम आने वाली है। बिंदा जी बड़ी खुश हो जाती हैं। चलो आज 1 साल बाद कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, क्योंकि कुसुम 1 साल पहले आई थी। वहीं पर सलोनी गुस्से से बड़बड़ा रही थी और कह रही थी, इनको और कोई काम धंधा नहीं है क्या जो बार बार मुंह उठाकर आ जाती हैं। अब उनके साथ इस बुढ़िया का भी सेवा करो। मेरा बस चलता ना तो इस बुढ़िया को जहर दे दूं। न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। जब कुसुम आ गई, कुसुम के आने का समय शाम का था, पर वह जल्दी ही आ गई और उसकी खबर उसने और इसकी खबर उसने पहले से ही अपने भैया भाभी को नहीं दिया, क्योंकि वह जल्दी जाकर सबको चौंकाना चाहती थी। लेकिन कुसुम ने जैसे ही घर में कदम रखा, अपनी माँ को देख उसके आंखों में आंसू आ गए। कुसुम ने भी समय की नजाकत को समझा, क्योंकि वह जिस मकसद से यहाँ माँ के लिए आई थी वो उसे अभी खोलना नहीं चाहती थी। आखिर माँ की जिंदगी का सवाल था। अब उम्र भी काफी हो गई है ना। ओह, मैं बातों बातों में एक बात करना भूल ही गई भाभी, कल मीरा दीदी भी आ रही हैं। वह क्या है ना, पापा ने हम तीनों भाई बहनों के नाम पर एक प्रॉपर्टी रखी है, जो अब हम चाहते हैं कि सारा कुछ भैया के नाम कर दें। जब पापा की जिम्मेदारी भैया ने उठाई और माँ की अभी भी उठा रहे हैं, तो फिर उनके जायदाद में उन्हीं का सारा हिस्सा होना चाहिए ना। कुसुम ने सलोनी को अपने जाल में लपेटते हुए कहा। यह सुनकर सलोनी के तो मन में लड्डू फूटने लगे। चलो, इस बुढ़िया को इतने दिनों तक पालने का कुछ तो फल मिला। इधर बिंदा जी कुसुम की बातों से दुखी हो जाती हैं और सोचती हैं, मेरी भोली बेटियां अपनी माँ की आंखों को काश पढ़ पाती, उसका दर्द देख पाती और अपने भैया भाभी का असली चेहरा देख पाती। मैं तो कुछ कह नहीं सकती, और अगर इस बार भी चुप रह गई तो बहुत गलत हो जाएगा। नहीं, मुझे अब चुप नहीं रहना चाहिए। बिंदा जी तो सब कुछ कुसुम को बताने ही वाली थी। बिंदा जी यह नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से उनकी बेटियों के जीवन में कोई मुसीबत आए, इसीलिए कुसुम को कुछ नहीं कहा। उसके बाद रात को सभी सो जाते हैं कि तभी रात में दबे पांव सलोनी आकर उन्हें धीरे से जगाकर बाहर जाने को कहती है। बिंदा जी दबे पांव सलोनी के पीछे पीछे कमरे से बाहर चली जाती हैं। सलोनी बिंदा जी को रसोई में ले जाकर एक जोर का बेलन उनकी कमर में जड़ते हुए बोली, बड़ी आराम फरमा रही है, और अगर तूने अपनी जबान खोली तो बुढ़िया पता है ना तेरे साथ फिर मैं क्या करूंगी। एक बार यह तेरी बेटियां अपना हिस्सा छोड़ दें, उसके बाद तो उनके सामने यह सारे ढोंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर तो इनका यहाँ आना जाना बंद ही कर दूंगी।
उससे पहले जरा भी कोई बात की भनक लगी तो तुम्हारी खैर नहीं। याद है ना पिछली बार की मार? उससे भी ज्यादा दाग होंगे तेरे बदन पर। बिंदा जी हाथ जोड़कर बोली, कुछ नहीं कहूंगी बहू, बस तू मुझे मारना मत। बिंदा जी ने अपने दर्द को अपने सीने में ही दफन कर लिया। प्रिय दोस्तों, अक्सर जब बेटियां मायके जाती हैं तो माँ बेटी एक दूसरे से बातें करके अपना दर्द हल्का कर लेती हैं, लेकिन यहाँ तो बिंदा जी की हालत ऐसी थी कि वह अपना कोई भी दुख अपनी बेटी के साथ नहीं बांट पा रही थी और अंदर ही अंदर घुट रही थी। अगले दिन बिंदा जी की छोटी बेटी मीरा भी आ जाती है तो उसे देखते ही सलोनी और भी ज्यादा खुश हो जाती है। शायद यह पहली बार हो रहा था कि नंदों के आने पर सलोनी इतनी खुश थी। बिंदा जी जानती थी कि इन सब के बाद सलोनी उनके साथ और भी बुरे तरीके से पेश आएगी, पर वह चाह कर भी अपनी जबान खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। खाना खाने के बाद शाम को मीरा बोली, भैया कागज तो हमने हमारे पापा के वकील से बनवा लिया है, वह कल लेकर आएंगे। इतना सुनते ही बिंदा जी को रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, अरे यह सब करने की क्या जरूरत थी? पापा ने कुछ सोच समझ कर ही यह सब किया होगा। बिंदा जी के मुंह से यह सुनते ही उनका बेटा राकेश और बहू सलोनी बड़ी बड़ी आंखें कर कर उन्हें घूरने लगे कि तभी कुसुम कहती है, माँ पापा ने हम तीनों को हमेशा एक जैसा चाहा, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। पर अब जब हम अपने घर में रच बस गए हैं, फिर इन सब की हमें क्या जरूरत? अपनी दोनों बहन के मुख से प्रॉपर्टी देने की बात सुनकर उसका भाई सुरेश और उसकी पत्नी सलोनी बहुत खुश हो जाते हैं। वे सब जान रहे थे कि एक बार बहन अपने हिस्से का प्रॉपर्टी छोड़ दें, उसके बाद तो वे जैसा मन वैसा करेंगे। अगली सुबह दोनों बहनों ने सलोनी से कहा, भाभी हम माँ के लिए कुछ लेने बाजार जा रहे हैं, फिर पता नहीं कब आना होगा, इसीलिए इस बार हम माँ का पूरा बंदोबस्त करके जाएंगे और 1 घंटे में वकील को साथ लेकर वापस आएंगे। उनके बाजार जाते ही सलोनी को पूरा मौका मिल जाता है बिंदा जी पर अपनी भड़ास निकालने का। वह बिंदा जी के पास पनीर का एक बड़ा टुकड़ा लेकर आई और कहा, ये ले बुढ़िया, पनीर के पकौड़े खाने थे ना तुझे, देख कितना बड़ा पनीर लाई हूँ तेरे लिए। यह कहकर वह लाल मिर्च पाउडर उस पनीर के टुकड़े में डाल देती है और कहती है, अब खा इसे। बिंदा जी ने कहा, नहीं बहू, इतनी मिर्ची मैं नहीं खा सकती, तो तुम्हारी बेटियां भी यहाँ नहीं हैं जो तुझे बचाएंगी। हाथ जोड़ते हुए बिंदा जी ने कहा, बहू एक बार तूने मुझे जबरदस्ती खराब खाना खिलाया था, जिसकी वजह से मैं 15 दिन तक बीमार रही, और अब इतनी मिर्ची से कहीं मैं मर जाऊं तो भी चलेगा, पर जो बच गई तो बहुत तड़पूंगी। बहू ऐसा जुल्म ना करो, मुझे जहर लाकर दे दो, मैं खाकर हमेशा के लिए यहाँ से तुमसे दूर हो जाऊंगी, पर ऐसे हर रोज मुझ पर अत्याचार मत करो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सलोनी ने कहा, जहर दे पाती तो कब का दे दिया होता, पर यह सब करके मुझे जेल नहीं जाना, पर जितना दिन भी जिएगी मैं तेरा वह हाल करूंगी कि तू खुद ही मर जाएगी। सलोनी ने आंखें दिखाकर कहा, और वह पनीर का टुकड़ा जबरदस्ती बिंदा जी के मुंह में घुसाने जा रही थी कि तभी पीछे से कुसुम और मीरा आकर सलोनी को धक्का देकर एक जोर का तमाचा मारकर बिंदा जी से दूर कर देती हैं और मीरा लगातार कई चाटे सलोनी को मारते चली जाती है। यह क्या कर रही हो तुम मीरा? सलोनी ने गुस्से में कहा। क्यों भाभी, जो आप माँ के साथ करती हैं उसके आगे तो यह कुछ भी नहीं है, उसके लिए तो आपको जो सजा दी जाए कम है, मीरा ने कहा। तब पीछे से राकेश भी आ जाता है। तब सलोनी तुरंत कहती है, देखिए जी, आज यह छोटी होकर अपनी माँ जैसी भाभी पर हाथ उठा रही है। क्या नहीं किया मैंने इसके लिए? इस घर में जब से आई थी यह कितनी छोटी थी, माँ बनकर इसका ख्याल रखा, और आज यह मुझ पर हाथ उठा रही है। राकेश ने कहा, यह क्या है मीरा, तुम लोग यह सब करने आई हो यहाँ? अब यह घर मेरा है और यहाँ पर सिर्फ मेरा और सलोनी का हुक्म चलेगा, और हम लोग चाहते हैं कि तुम लोग यहाँ अब कभी मत आओ। हमारा घर? सलोनी ने आश्चर्य से पूछा।
हाँ सलोनी, यह लोग अभी अभी मेरे दुकान पर वकील को लेकर पहुंचे थे मुझसे दस्तखत करवाने। इन लोगों ने अपना हिस्सा मेरे नाम कर दिया है, इसीलिए अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब ना ही तुम्हें इनकी चापलूसी करने की जरूरत है और ना ही इस बुढ़िया को सताने में तुम्हें कोई रोक सकता है। जिसे दिक्कत है वह इसे अपने साथ ले जाए, राकेश ने कहा। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि इन लोगों ने आपके दुकान पर जाकर दस्तखत क्यों करवाया और मुझे बाजार कहकर गई थी, सलोनी ने कहा। तो इस बात पर कुसुम और मीरा जोर जोर से हंस पड़ी और फिर कुसुम बोली कि जो भी कहो भाई भाभी, आपका दिमाग सच में भैया से तेज है, इसीलिए हमने दुकान में जाकर दस्तखत की ताकि हमारा प्लान कामयाब हो जाए। यह यहाँ घर पर आपके सामने चालाकी करना मुश्किल होता। यह क्या मजाक है कुसुम, राकेश ने आंखें दिखाकर कहा। तो मीरा अपने भाई को आज एक जोरदार तमाचा लगाकर बोली, रुको भैया, शुरू से बताती हूँ। अब कुसुम सारी सच्चाई बताने लगती है कि आखिर मीरा और कुसुम यहाँ पर किस लिए आई थी, वे क्यों अपनी प्रॉपर्टी अपने भाई के नाम करना चाहती थी, इसके पीछे उनका असली मकसद क्या था। कुसुम ने कहा, भाभी आपको याद है उस दिन जिस दिन विशाल माँ को जबरदस्ती पकौड़े खिला रहा था, उसी समय आपसे मैंने कुछ देर पहले फोन पर बात किया था। आपने सोचा फोन कट गया है, लेकिन फोन कटा नहीं था। मैंने सारी बातें सब कुछ सुन ली थी। वह मोबाइल विशाल अपने पास लिए हुए था और पकौड़े खाने में व्यस्त था। शायद यह विशाल की गलती थी या भगवान की कोई लीला, यह तो कह नहीं सकती। पर उस दिन जब माँ को भाभी सिर्फ एक पकौड़े खाने के लिए पीट रही थी, मैंने सब कुछ सुन लिया और समझ लिया। मुझे उसी दिन यह पता चल गया था कि माँ के साथ आप कैसा बर्ताव करती हैं। फिर मैंने तुरंत मीरा दीदी से बात की और यह प्लान बनाया कि किस तरह आपको सबक सिखाया जाए। कुसुम ने कहा, हम चाहते तो कब का आकर तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखा सकते थे, पर उसमें मजा नहीं आता जो आज आया। भैया तुम्हें क्या लगा अचानक से आकर हमने यूं ही प्रॉपर्टी की बात छेड़ी? नहीं, हम चाहते थे कि पहले आपसे सब कुछ छीन कर माँ के नाम कर दें, फिर आप लोगों को भी आपके ससुराल भेज दें। उसी दिन की बात और मारपीट का बात कुसुम के फोन में रिकॉर्ड है और आज की मारपीट और वीडियो मेरे फोन में रिकॉर्ड है, जो तुम दोनों को जेल भिजवाने के लिए काफी है। मीरा ने आगे कहा, जब मैं और दीदी बाजार गई थी तो तभी एक कैमरा यहाँ घर के एक कोने में लगा कर गए थे। हमें अच्छे से पता था कि हमारे जाते ही भाभी माँ के साथ फिर से जातियाँ करेंगी। क्या सच में यह हो? अपनी बेटी की बात सुनकर बिंदा जी ने कहा, क्या सच में यह लोग अब मुझ पर हाथ नहीं उठाएंगे? बिंदा जी ने नम आंखों से अपनी बेटी से पूछा, हाँ माँ, अब आप पर कोई हाथ नहीं उठा सकता। अगर किसी ने भी आपको गलती से छुआ भी तो उसका हाथ तोड़कर उसके हाथ में दे देंगे हम। बिंदा जी बोली, जानती है बेटा, जब वह मारती है ना तो 2 दिन तक मैं बिस्तर से उठ नहीं पाती, कभी कभी तो दर्द से उल्टी भी हो जाती थी। यह कहकर बिंदा जी अपने आंसुओं को पोंछने लगती हैं और अपने हकलाती आवाज में कहती हैं, बचपन में मैं जब तुम लोगों को मारती थी, अगर उसके निशान पड़ जाते थे तो मेरा दिल रोता था, और आज अपनी बूढ़ी लाचार माँ को पीट पीट कर इतने निशान दिए कि मैं दर्द से पूरी रात कराहती हूँ, फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ के शरीर पर इतनी मार के निशान देखकर दोनों बेटियों की आंखें भर आईं। माँ, क्यों आपने इस बारे में हमें नहीं बताया? क्यों इसके अत्याचार सहती रहीं? मीरा ने कहा। तो बिंदा जी बोली, डर लगता था बेटा इसके मारने से, और इसे तो फिर भी सह लेती, पर उस दिन राकेश ने जब मारा था ना तो मुझे अपनी हड्डियां चटकने की आवाज भी आती थी, वरना एक लोहे की बाल्टी से तेरे भैया ने मेरे सिर पर मारा था, तब भी मैं नहीं मरी। प्रिय दोस्तों, बेटियों ने कहा, माँ आपके हर चोट का हिसाब होगा, इन्हें तो अब सजा हम दिलवाएंगे कि हर कोई बेटा बहू अपनी बूढ़ी माँ के साथ ऐसा करने के बारे में 100 बार भी सोचेगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सलोनी ने कांपते हुए दरवाजा खोला तो सामने पुलिस को देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह लो माँ, पुलिस भी आ गई।
ले जाइए इन हैवानों को और हम इसके खिलाफ सबूत पीछे से लाते हैं, मीरा ने तैश में आकर कहा। मीरा और कुसुम ने अपने भाई भाभी को 2-2 साल की सजा दिलवाई। कुसुम बोली, माँ, अब आप आराम से यहाँ रह सकती हैं, पर इस उम्र में अकेली आप कैसे रहेंगी? आप हमारे साथ चलिए, वहाँ आप हमारे साथ रहना। कुसुम की बात सुनकर उसकी माँ बिंदा जी ने कहा, बेटा, जब यह बूढ़ी हड्डियाँ इतनी मार सह सकती हैं तो अकेले भी रह सकती हैं। मुझे अपनी आज़ादी महसूस करने दो। आपसे मैं अपने कमरे में सोऊंगी, जो मन सो खाऊंगी। बिंदा जी एकदम बच्चों के जैसे हरकत करने लगी, जिसे देखकर कुसुम और मीरा के आंखों में आंसू आ गए। कुसुम और मीरा ने अपने माँ के लिए एक सहायिका रख दी ताकि वह 24 घंटे माँ के साथ रहे और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा महसूस न हो। यहाँ तक कि हफ्ते में 2 बार बेटियां उनसे मिलने आती। सलोनी और राकेश जेल से छूटकर दोबारा माँ से माफी मांगने पहुंचे तो बिंदा जी ने उन्हें माफ नहीं किया और धक्के मारकर घर से निकाल दिया, यह कहकर कि आज से मेरा बेटा मेरे लिए मर चुका है। दोनों वहां से सर झुकाए चले गए और दर दर की ठोकरें खाते रहे। उधर बिंदा जी अपने घर में आराम से रह रही थीं और बेटियां और दामाद उनका खूब ख्याल रख रहे थे। प्रिय दोस्तों, अपने माँ बाप के साथ कोई ऐसा ना करे, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। क्या हो गया है कलयुग के औलादों को जो अपने माँ बाप को इस तरह से सता रहे हैं। हालांकि सब लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन बहुत सारी खबरें अखबार में आए दिन पढ़ने को मिलते हैं और बुजुर्गों की आपबीती सामने आ रही हैं। उसे भी झुटलाया नहीं जा सकता, यह कड़वी सच्चाई है। इसीलिए आप अपने माता पिता का सम्मान करें, सेवा करें, यह परो धर्म है। प्रिय दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपका कमेंट पढ़ना हमें बहुत अच्छा लगता है। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।